तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है। 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये रिकॉग्नाइज किया था कि ये इंडिया की रियलिटी है। 25 साल से एक मैटर अटका हुआ था और 25 साल बाद फाइनली इस मैटर में एक डिसीजन आया है। बट उसके बावजूद ये एक लैंडमार्क डिसीजन है, क्योंकि सबसे पहले ये एक 9 जज बेंच ने दिया है एंड सेकेंडली ये इंडिया के मिनरल राइट्स और उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स को बहुत अच्छे से क्लियरली डिलिनेट करता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस जजमेंट को। उसके पहले ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियोस को। और अब समझते हैं हम बैकग्राउंड को। केस है मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। होता क्या है, बिहार में जो सरकार है वो यहाँ पर कुछ टैक्सेस लगा देती है लैंड के ऊपर कि भैया मेरी जमीन के ऊपर आकर मिनरल एक्सप्लोरेशन कर रहे हो तो तुम्हें कुछ कुछ रॉयल्टीज भी देनी पड़ेंगी और जो लैंड रेवेन्यू मिनरल एक्सप्लोरेशन की वजह से आएगा उसको भी फोरगो करना पड़ेगा। अब यहां ये केस जाता है कोर्ट में। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे केसेस जा चुके हैं, लेकिन अभी इस रीसेंट जजमेंट में ये कहा जाता है कि जो टैक्सेस हैं और जो रॉयल्टीज हैं दोनों अलग अलग हैं और इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के पास दोनों ही लेवी करने का राइट है और स्टेट्स रॉयल्टीज को एज अ टैक्सेस ट्रीट नहीं करेंगे। रॉयल्टीज टैक्सेस से अलग हो सकती है। अब सवाल यहाँ ये है दैट क्या रॉयल्टीज है और क्या टैक्सेस है और क्या यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कोई रेगुलेशन काम करेगा। तो आप ध्यान कीजिए, 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 246 के हिसाब से पूरा डिटेल में बताया जाता है। 7th शेड्यूल में पावर्स डिलिनेट की जाती हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ पावर्स होती हैं और इंडिया में मिनरल रेगुलेशन से रिलेटेड ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्व्यू में भी आता है और स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में भी आता है। स्टेट गवर्नमेंट जो मिनरल्स है उसके बारे में पूरा रेगुलेशन करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर मिनरल्स के बारे में रेगुलेशन करती है। और बहुत पहले यहाँ पर एक लॉ आ गया था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, जो पूरा फ्रेमवर्क बताता है। अब यहाँ इसके सेक्शन 9 का भी इस्तेमाल किया गया है इस जजमेंट में। इनफैक्ट ये मेजॉरिटी से आया है, 8:1 की मेजॉरिटी से। और ये कहा जा रहा है कि जो भी रॉयल्टीज यहाँ पर कलेक्ट की जाएंगे माइनिंग लीज होल्डर से, जिनको भी माइनिंग की लीज दी जाती है, जो माइनिंग करते हैं, उनसे अगर रॉयल्टीज कलेक्ट की जाएंगी तो वो टैक्स की तरह यूज नहीं की जाएंगी, वो टैक्स की तरह ट्रीट नहीं की जाएंगी। क्योंकि सेक्शन 9 में साफ साफ ये कहा गया है कि जो भी यहाँ पर माइनिंग के लिए लैंड ले रहा है वो लीजी है, और क्योंकि उसको लीज दी जा रही है और एक्चुअल में लैंड किसी और की है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की है, तो जो भी यहाँ पर लीज कर रहा है चाहे कोई कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट, उसको रिटर्न में कुछ रॉयल्टीज दी जाएंगी। तो क्या पहले ऐसा नहीं होता था? क्या पहले रॉयल्टी के चार्जेस नहीं होते थे? होते थे बिल्कुल, लेकिन उन्हें आप टैक्स की तरह ही ट्रीट करते थे, टैक्स से अलग ट्रीट नहीं करते थे। लेकिन आफ्टर ऑल इससे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये एक सवाल है। जैसा हमने देखा 7th शेड्यूल में कुछ पावर्स डिलिनेटेड है, वैसे ही इसकी एक यूनियन लिस्ट है। वो लिस्ट, जिस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है लेजिस्लेशन की, उसकी एक एंट्री है, एंट्री 54। ये माइंस एंड मिनरल्स के डेवलपमेंट के बारे में भी है। यहाँ ये लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट के लिए अपने हिसाब से लेजिस्लेशन बना सकती है, जो कि आया भी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 वाला। और यहाँ पार्लियामेंट अपने हिसाब से राइट्स को डिलिनेट कर सकती है। लेकिन उसके अलावा स्टेट लिस्ट में, वो लिस्ट जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं टू लेजिस्लेट टू मेक अ लॉ, यहां पर भी एक एंट्री है, एंट्री नंबर 50। यहां पर टैक्सेशन के राइट्स दिए गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी जो जमीन है उसको किसी को लीज में दे सकती है और उससे जो भी टैक्सेस आ रहे हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन के, उन टैक्सेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर है ही पूरे इंडिया के माइंस एंड मिनरल्स के रेगुलेशन के, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी टैक्सेशन के पावर्स हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन यह है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसके खिलाफ स्टेट का लॉ नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल पार्लियामेंट की लिमिटेशंस यहाँ पर कुछ रहेंगी स्टेट्स के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद स्टेट्स के पास पूरा पूरा राइट है टैक्स को लेने का। अब क्योंकि जो प्रेजेंट जजमेंट है वो यहाँ रॉयल्टीज को टैक्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, तो इसका कॉमन लॉजिक जो है वो ये निकल के आ रहा है कि रॉयल्टीज अलग से स्टेट्स चार्ज कर सकते हैं और टैक्सेस अलग से स्टेट्स चार्ज करेंगे। मतलब कि डबल बेनिफिट, डबल धमाका, इससे रेवेन्यू बढ़ सकता है स्टेट्स का,
एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पर हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ सकता है सिग्निफिकेंटली। इनफैक्ट हो सकता है कि तमिलनाडु सरकार अलग रॉयल्टी चार्ज करे, वेस्ट बंगाल अलग चार्ज करे, एमपी अलग चार्ज करे, छत्तीसगढ़ अलग चार्ज करे, जिससे आप देखोगे कि यूनिफॉर्मिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। उस एस्पेक्ट को भी हम आगे कवर करेंगे। और साथ साथ जो लीज होल्डर्स हैं उन्हें भी एमएमडीआरए एक्ट के अंदर कंप्लीटली यहाँ पर रॉयल्टीज देनी पड़ेंगी। तो ये एक यहाँ पर हम इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। बट आगे और पहले हिस्ट्री में क्या जजमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से पहले रॉयल्टी को टैक्स की तरह ट्रीट किया जाता था, एंड आफ्टर ऑल ये रॉयल्टी क्या है, टैक्स कैसे इससे अलग है, और क्या इससे इसमें डेसेंट का जजमेंट आया था, ये सब अभी हम स्टडी करेंगे। उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अनअकैडमी सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, हम ऑफलाइन भी आ चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हो हमारी क्लासेस चलती हैं करोल बाग में, इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड आपको फाउंडेशन बैच है जो पूरा बेसिक से एडवांस तक आपको सारी चीजें कवर करवाती है। इनफैक्ट यहाँ पर आप इन टीचर्स को भी देख सकते हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं और इसकी बैच जल्दी आने वाली है कुछ दिन में, तो आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। इसकी लिंक जो इंक्वायरी की वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डिटेल में आप देख सकते हो। और साथ साथ यहाँ पर हिंदी का भी बैच आ चुका है मुखर्जी नगर में, यहाँ के भी आप एजुकेटर्स देख लो, टॉप एजुकेटर्स हैं। अगेन डिस्काउंट काफी अच्छा है और ये भी बैच जस्ट कुछ दिन में यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। तो इसकी भी इंक्वायरी करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। साथ साथ अगर आप दिल्ली में नहीं आ सकते, करोल बाग या मुखर्जी नगर में, या फिर आप प्रयागराज से ही पढ़ना चाहते हो, तो प्रयागराज में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बैचेस हैं और उसके ये सारे एजुकेटर्स रहेंगे। और साथ साथ यहाँ पर इसका भी अगस्त स्टार्टिंग में ही बैच स्टार्ट हो रहा है। ये आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पहले रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए हैं जो आप देख सकते हो, और साथ साथ ये आपको एक बेटर फुटिंग पे रखेगा और आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। साथ साथ यहाँ आप इसके फीचर्स देख सकते हो, सीसैट तो रहेगा ही सही, ऐसे राइटिंग की भी क्लास रहेगी, करंट अफेयर्स 360 कवर करवाया जाएगा, मंथली मैगजीन प्रोवाइड हो जाएगी, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा सारी चीजों का, और रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा एजुकेटर्स के साथ भी। और डाउट वाउट हो तो मेंटरशिप के रिगार्डिंग भी आप पूछ सकते हो चीजें, मेंटर से भी बात कर सकते हो। इनफैक्ट आप अगर कंटेंट फ्री में डाउनलोड करना चाहो तो अनअकैडमी ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में अगेन दिया गया है इसका लिंक भी डाउनलोड करने के लिए, तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब चलिए चलते हैं डिटेल में इस जजमेंट की तरफ और हिस्ट्री की तरफ। देखिए ये पूरा स्टार्ट होता है 1989 के केस से, जहां पर तमिलनाडु सरकार, एक कंपनी थी सीमेंट, इंडिया सीमेंट लिमिटेड, इनसे ये रॉयल्टीज डिमांड कर रहे थे और रॉयल्टीज और टैक्स के ऊपर अलग से सेस एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे थे। सेस आपने सुना होगा, सेस क्या होता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, एक उद्देश्य को हासिल करने के लिए लगाए जाते हैं आपके प्रेजेंट टैक्स ब्रैकेट पर। और ये जो पूरा का पूरा सेस है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु यहाँ पर लगा रही थी इन कंपनी पर। तो ये कंपनी जाती है कोर्ट में, केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखो सबसे पहले ये जो रॉयल्टी है ना, आप टैक्स के ऊपर रॉयल्टी लगा रहे हो, उसके ऊपर भी सेस लगा रहे हो। तो स्टेट्स, जो स्टेट एंट्री है, एंट्री 50, एंट्री 54, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखो रॉयल्टी इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, और रॉयल्टी यहाँ पर टैक्स है और रॉयल्टी पूरी फील्ड को कवर कर लेती है। रॉयल्टी का मतलब यह है कि मैंने मेरे राइट्स दिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के लिए किसी कंपनी को, और कंपनी ने वहां पर माइनिंग की, मेरी जमीन का इस्तेमाल किया। तो अब क्योंकि मैंने रॉयल्टी इनसे ले ली, तो मैं अब इसके बियॉन्ड, अगर कंपनी स्टील बना रही है आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करके, अगर कंपनी बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम बना रही है, तो वहां उस प्रोसेसिंग में मैं इनसे मिनरल्स के रिगार्डिंग कोई टैक्सेस नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मैंने रॉयल्टी के फॉर्म में ऑलरेडी टैक्स ले लिया है और रॉयल्टी ऑलरेडी एक टैक्स है। यहाँ पर ये कहने पर कंपनी को काफी फायदा हो गया, आप देख ही पा रहे होगे। और साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका जो स्फीयर है, कहीं ना कहीं वो स्फीयर लिमिटेड हो गया, वो छोटा हो गया। और उसके बाद से ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि टेक्निकली आप देखो रॉयल्टी और टैक्स अलग अलग है। टैक्स हो सकता है आप पब्लिक पर्पस के लिए डिमांड कर रहे हो, जैसे स्वच्छ भारत सेस है, वो पब्लिक पर्पस में यूटिलाइज हो रहा है, राइट। तो 1990s और 2000s में ऐसे मल्टीपल चैलेंजेस आए, और इनमें से एक चैलेंज था वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
यहाँ पर इस इंडस्ट्री ने भी ये क्लेम किया कि क्या रॉयल्टी को टैक्स की तरह माना जाएगा। जब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इस पर हाई कोर्ट से एक एक्सप्लेनेशन मांगा, तो एक 5 जजेस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ये कहा कि देखो यहाँ पर जो 1989 वाला जजमेंट था, जिसमें कहा गया कि रॉयल्टी इज अ टैक्स, ये गलत था। इनफैक्ट ये एक टाइपोग्राफिकल एरर था, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। रादर यहाँ पर आना चाहिए सेस ऑन रॉयल्टी इज अ टैक्स। मतलब सेस ऑन रॉयल्टी तो टैक्स है, लेकिन रॉयल्टी अपने आप में टैक्स नहीं है। इसको समझने की कोशिश करो। अगर रॉयल्टी टैक्स नहीं है तो स्टेट्स टैक्स भी डिमांड कर सकते हैं और रॉयल्टी भी डिमांड कर सकते हैं, राइट? और अगर रॉयल्टी टैक्स है तो टैक्स ऑन टैक्स आप दो बार तो नहीं ले सकते, और रॉयल्टी सारी चीजों को कवर कर लेती है, ठीक है? क्योंकि आपने पहले ही टैक्स ले लिया तो दूसरी स्टेजेस में बाद में आप टैक्स डिमांड नहीं कर सकते। तो अगर मैं कह रही हूँ रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स एक जजमेंट के हिसाब से, मतलब मैं स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए स्पेयर ओपन कर रही हूँ। और उसके बाद में कह रही हूँ सेस ऑन रॉयल्टी इज अ टैक्स, मतलब सेस डिमांड नहीं कर सकते लेकिन रॉयल्टी डिमांड कर सकते हो। तो यहाँ ये एफर्ट किया गया, लेकिन क्योंकि ये 5 जजेस बेंच था और 1989 की बेंच से छोटा था, दैट्स वाई ये इसको ओवरराइड नहीं कर सकते थे टाइपोग्राफिकल या टाइपिंग मिस्टेक कहकर भी। इसलिए ये मैटर फिर से खिंच गया। अब जब ये फिर से खिंचा तो बिहार सरकार का अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं केस, वो केस सामने आया, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्टार्टिंग में देखा उसका वाला। और फिर यहाँ पर 2011-12 के आसपास ये सुप्रीम कोर्ट को रेफर हुआ, और अब फाइनली यहाँ पर 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया इसको कंसिडर करेंगे, और अभी के केस में ये फाइनली 8:1 मेजॉरिटी से पूरी डिलीवरी आई है इस जजमेंट की। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली स्टेट की एंट्री 50, जिसमें स्टेट के पास पावर है यहाँ पर टैक्सेशन की, लैंड से रिलेटेड, इनफैक्ट इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। और इस जजमेंट ने इनफैक्ट एक और बात कही है, अब अगर रॉयल्टी टैक्स नहीं है और स्टेट्स रॉयल्टी भी वो कर सकते हैं, तो क्या इससे स्टेट्स की टैक्सेशन पावर्स पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि कोई सवाल ये भी कर सकता है कि देखो, यूनियन की एंट्री 54 के हिसाब से सेंटर के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, और सेंटर के पास माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है। उस हिसाब से स्टेट्स रॉयल्टी डिमांड करेंगे और बाकी सारे टैक्सेस जो हैं वो सेंटर के पास जाएंगे। तो यहाँ हमारे ऑनरेबल जजेस ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिफाइन किया है कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स है, पार्लियामेंट कुछ लिमिटेशंस प्ले कर सकता है, उसके बावजूद स्टेट के पास एक्स्ट्रा टैक्सेशन के पावर्स हैं लैंड पर, और जो भी लैंड के अंदर आता है या लैंड के ओवर आता है, अंडर द लैंड और ओवर द लैंड, इसका भी स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पूरी पावर है। जो भी जमीन के अंदर आएगा, ऊपर आएगा, सबके ऊपर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस ले सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के मजे ही मजे। और इसका लॉजिक इन्होंने रॉयल्टी और टैक्स के उद्देश्य को डिस्क्रिमिनेट करते हुए ही बताया। देखिए, इन्होंने कंसेप्चुअल डिफरेंस बताया। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी की डेफिनेशन आपके लिए यहाँ लिखी है कि रॉयल्टी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट होता है, जिसमें माइनिंग लीड होल्डर्स के साथ आप ये अग्री करते हो कि क्योंकि आप मेरी लैंड यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर आप रॉयल्टी दोगे। जैसे मूवीज या म्यूजिक की बात कर लो, अगर मैं अपने नए वीडियो में आतिफ असलम का गाना यूज कर रही हूँ तो मुझे आतिफ असलम को रॉयल्टी चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं आतिफ असलम की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का या कॉपीराइट का या इस टाइप से किसी चीज का यूज कर रही हूँ, राइट? तो रॉयल्टी चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैंने यूज किया वो आतिफ असलम की प्रॉपर्टी है। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है लैंड, और कंपनी क्योंकि उसी लैंड को यूज करती है माइनिंग करने के लिए, तो लैंड के यूसेज के लिए यहाँ पर रॉयल्टी प्रोवाइड की गई है। और दैट्स वाई ये टैक्स से अलग है, क्योंकि टैक्स का पर्पस जो है वो पब्लिक पर्पस के लिए हो सकता है। टैक्स हम पब्लिक वेलफेयर के लिए फंड कर सकते हैं कि हम आपसे मिनरल रेगुलेशन पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, पहले इतना लगाते थे अब ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि हमें स्कूल बनाने, हॉस्पिटल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, पेमेंट मैकेनिज्म्स बनाने। तो यहाँ पर जितना भी मिनरल रिसोर्सेज का यूज है उसके लिए रॉयल्टीज लगेंगी, और बाकी पब्लिक पर्पस के लिए टैक्सेस आप ज्यादा घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। दैट्स वाई रॉयल्टी और टैक्सेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अलग है। ऑल्दो यहाँ पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यहाँ पर डिसेंट दिया है, हमारी जो महिला जज है सुप्रीम कोर्ट की, इनका लॉजिक भी सही है। अब देखो, अगर रॉयल्टी की पावर आ जाती है स्टेट्स के पास, तो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ सब अपनी अपनी रॉयल्टी लगाएंगे, और अपनी अपनी लगाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी तो लॉ एंड ऑर्डर पर इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ एडिशनल लेवीज से कंट्री के मिनरल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा हिंडर हो सकता है।
इंडस्ट्रीज को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एक इंडस्ट्री को कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं कहाँ पर जाकर इंडस्ट्री सेटअप करूं, कहाँ पर रॉयल्टी सबसे ज्यादा कम है या सबसे ज्यादा प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड है। ये एक प्रॉब्लम का एरिया आ सकता है। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो 1957 का एक्ट था, जिसको बाद में टाइम टाइम पर अमेंड भी किया गया है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल था मिनरल्स डेवलपमेंट का, और इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड है एडिशनल चार्जेस यहाँ पर लगाने के बियॉन्ड दी रॉयल्टीज। तो ये ऐसा बता रही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इसलिए टैक्सेस की पावर नहीं है, ऑल्दो रॉयल्टीज की है, एडिशनल कुछ भी सेस या टैक्स लगाने की पावर नहीं है। आपको क्या इस टॉपिक के बारे में लगता है? देखिए, दोनों तरफ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप रॉयल्टी को टैक्स नहीं मानते हो तो स्टेट गवर्नमेंट्स को फायदा है, और रॉयल्टी को टैक्स मान रहे हो तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स का नुकसान है। और वैसे स्टेट गवर्नमेंट्स का फायदा हो सकता है, लेकिन कंट्री के मिनरल डेवलपमेंट के लिए फिर वो बुरा भी हो सकता है। तो ये पूरा प्रोज एंड कॉन्स है, जैसे हर चीज में होता है। अब इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्सेस में। और साथ ही स्टे ट्यून्ड। थैंक यू पीपल।